हाँ तो आइए बच्चों, ये हमारा अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम बताया था, जिसमें हमने आपको मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट और एम्बिडेंट लिगेंड्स के बारे में बताए थे। अब ये जो हमारा लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज है। तो चार्ज के बिहाफ पर हमने लिगेंड्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया था: एनियोनिक लिगेंड्स, कैटियोनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। तो आइए, गुड मॉर्निंग, और अच्छी मॉर्निंग के साथ हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे अगर आप देखिएगा तो ज़रा हम साइड हो जाएं, पहले आप इसे देख लीजिए। तो टॉपिक का नाम अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है नेमिंग ऑफ एनियोनिक लिगेंड्स। यहाँ पर हमने एक चीज़ बताया है कि जब भी आप एक एनाइन को एज अ लिगेंड्स यूज कर रहे हो, एज अ लिगेंड्स, नॉट एज एन आयोनाइजेबल पार्ट, तो आप उसके नाम के लास्ट में, सफिक्स का मतलब लास्ट होता है, अंत में आप ओ रिप्लेस कर दीजिए, मतलब ओ लगा देना है। जैसे आइए, Cl माइनस नाम होता है क्लोराइड, देखिए हमने लिखा है क्लोरो। Br माइनस ब्रोमो, Cl माइनस साइन। अब Cl माइनस अर्लियर आप पढ़े हुए हैं कि ये एक एम्बिडेंट लिगेंड्स होता है, तो अगर कार्बन डोनर एटम होगा तो वो साइनो है, और अगर उसी Cl माइनस में नाइट्रोजन डोनर एटम है तो उसका नाम आइसोसाइनो होगा। एम्बिडेंट लिगेंड्स वाले वीडियो में इन चीज़ों को हमने बताया है। फिर आ जाइए O2 माइनस पर ऑक्सो, हर जगह आप देख रहे होइएगा कि सफिक्स O आ रहा है। O2 माइनस ऑक्सो, OH माइनस हाइड्रोक्सो, H2 माइनस सल्फिडो, N3 माइनस नाइट्रिडो, N3 एटॉमिसिटी यहाँ 3 है, यहाँ चार्ज है। यह एजिडो, NH2 माइनस इमिडो, SO3 माइनस सल्फिटो, HCl माइनस थायोसाइनिडो है अगर सल्फर है, और यही अगर नाइट्रोजन हमारा होता तो ये वाला आपका जस्ट पीछे हमने नेम बताया है। अभी अगले ये में हम फिर उसके नेम को भी लिख रहे हैं। एक चीज़ हमने और बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं वो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं। कुछ नेगेटिव लिगेंड्स हमने यहाँ लिखा है, कुछ और नेगेटिव लिगेंड्स जो इम्पॉर्टेंट है वो अभी हम आपको लिस्ट दे रहे हैं। फिर आप आइए, हम निगेटिव लिगेंड्स के कुछ और लिस्ट को भी यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है उसको हमने लिखा है। HCl माइनस में अगर हमारा नाइट्रोजन डोनर एटम हो तो थायोसाइनेटो, CO3 माइनस, कार्बोनेटो, NO3 माइनस, नाइट्रेटो, NO2 माइनस, नाइट्रेटो, अगेन एम्बिडेंट लिगेंड्स है, तो नाइट्रेटो इन लिखेंगे अगर डोनर एटम इन है, और नाइट्रेटो ओ लिखेंगे अगर डोनर एटम ओ है। अर्लियर ट्रेंड में NO2 माइनस में अगर नाइट्रोजन डोनर एटम होता था तो उसको नाइट्रेटो बोला जाता था, सॉरी, उसको नाइट्रेटो इन बोला जाता था, माने लेटेस्ट भी अभी भी यही चल रहा है। और अगर हमारा NO2 माइनस में ऑक्सीजन डोनर एटम है तो नाइट्रेटो, SO4 माइनस सल्फेटो, C2O4 माइनस ऑक्सिलेटो, ClO3 माइनस क्लोरेटो, CH3CO माइनस एसिटेटो। फिर अगर F माइनस आ जाए तो फ्लोरो, Br माइनस आ जाए तो ब्रोमो, अर्लियर F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और I माइनस के लिए फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो वर्ड भी यूज किए जाते थे, अभी भी करेक्ट है, लेकिन अब लेटेस्ट रिकमेंडेशन में हम लोग जो नई हमारा पैटर्न है उसमें उसे फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो और आयोडो बोला जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेगेटिव लिगेंड्स थे, उनकी नेमिंग हमने आपको बताया। अब हम लोग ज़रा न्यूट्रल लिगेंड्स को समझे कि उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। अब हमने कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड्स का लिस्ट आपको दिया है। पहली चीज़ हमने न्यूट्रल लिगेंड्स में आपको बताया है कि न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग में कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं होती। जैसे एनियोनिक लिगेंड्स में स्पेसिफिक एंडिंग लास्ट ओ जुड़ना है, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड्स यहाँ लिस्ट आउट किए गए हैं, जैसे वाटर, एक्वा बोलते हैं अगर लिगेंड्स के रूप में यूज हो रहे हो तो, अमोनिया अगर लिगेंड्स के रूप में यूज हो रहे हो तो अमीन, ये हमारा
इथेन 1,2 डाइअमीन, इसको इथाइलिन डाइअमीन भी लिखा जाता है, जो इसका कॉमन नेम है, शॉर्टकट इसे EN बोलते हैं। CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड्स होता है। NO ये होता क्या है कि जब आप कैटियोनिक लिगेंड्स का लिस्ट देखिएगा, वहाँ पर भी देखिएगा NO, तो NO न्यूट्रल लिगेंड्स की तरह भी यूज़ होता है और NO कैटियोनिक लिगेंड्स की तरह भी यूज़ होता है। फिर ये आ जाइए, पढ़े होइएगा ऑर्गेनिक के अंदर, या आगे हम लोग देखेंगे दिस वन इज योर पायरिडीन और PH3 फॉस्फीन। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रल लिगेंड्स थे, उनको हमने सॉर्ट आउट किया है। वाटर एक्वा है AKBBA। अब ज़रा हम लोग कुछ कैटियोनिक लिगेंड्स के बारे में जानें। अब आ जाइए फर्दर, तो हमने कुछ कैटियोनिक लिगेंड्स यहाँ लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारा। फिर हमने एक चीज़ यहाँ आपको बताया कि अगर लिगेंड्स कैटियोनिक है तो उनका सफिक्स मतलब बाद में उनमें EM वर्ड जुड़ता है, IUM। जैसे देखिए NH4+ अगर एज अ लिगेंड्स यूज हो रहा हो तो अमोनियम, NO+ अगर एज अ लिगेंड्स यूज हो रहा हो तो नाइट्रोसीलियम, NH2 NH3+ अगर एज अ लिगेंड्स यूज हो रहा हो तो हाइड्रोजीनियम, NO2+ नाइट्रोनियम। हमने आपको पहले ही बताया था कि कैटियोनिक लिगेंड्स नंबर वाइज काफ़ी कम होते हैं। आप लिस्ट में भी देख रहे हैं कि कैटियोनिक लिगेंड्स नंबर वाइज काफ़ी कम प्रेजेंट है हमारे पास। अब हम लोगों ने लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज समझ लिया है। अब हमारे पास ये 4 एग्जाम्पल हैं। इन 4 एग्जाम्पल में इसे कॉम्प्लेक्स स्फीयर, जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमारा कॉम्प्लेक्स स्फीयर है। कॉम्प्लेक्स स्फीयर नॉन आयोनाइजेबल होता है, मतलब ये अपने सिंपलेस्ट आयन में डिसोसिएट नहीं किए जा सकते। यहाँ पर भी आ जाइए कॉम्प्लेक्स स्फीयर, यहाँ पे भी आ जाइए, सिर्फ ये एक आयोनाइजेबल पार्ट है, ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है। फिर यहाँ आ जाइए तो ये हमारा आयोनाइजेबल पार्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें हैं वो नॉन आयोनाइजेबल है। अब जैसा हमने आपको बताया होगा कि इसे सेंट्रल एटम बोलते हैं, शॉर्टकट हमने इसे ये लिखा है। ये हमारा लिगेंड्स होता है और ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्टकट CN लिखा गया है। तो आ जाइए, हम पहली चीज कॉम्प्लेक्स स्फीयर को डिफाइन कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, सेंट्रल एटम। डेफिनेशन सुनिएगा, सेंट्रल एटम जो लिगेंड्स से अटैच्ड हो, लिगेंड्स जो सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड हो और अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ होता है जिसमें यह अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स। कोऑर्डिनेशन नंबर इज योर टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स। हम लोग अब इसे भी समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आइए, ये आपको पता है कि वाटर मोनोडेंटेट होता है। वाटर मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट का मतलब डोनर एटम 1 और ऐसे 6 डोनर एटम है तो 1 × 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 1 × 6 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ अगर हम आ जाए तो एक लिगेंड से ये है और एक लिगेंड से ये है। मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट तो 1 × 4 प्लस इसे अगर आप ले लीजिए तो 1 × 2 इज इक्वल टू टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब ये नहीं सोचना है कि हमने 2 एग्जांपल्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिया है तो मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये अगर आ जाइए आप तो दिस वन इज योर बाइडेंटेट लिगेंड्स। EN इथेन 1,2 डाइअमीन, ये बाइडेंटेट लिगेंड्स होता है जिसमें 2 डोनर एटम नाइट्रोजन, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स है। तो ये बाइडेंटेट, और बाइडेंटेट का मतलब 2 डोनर एटम। तो यहाँ 2 डोनर एटम है और ऐसे नंबर वाइज 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आ जाइए अगर इस एग्जांपल में
तो ऑक्सलेट अगेन बाइडेंटेट लिगेंड्स है, इसमें दो डोनर एटम होते हैं। ग्लाइसिनेट भी हमारा बाइडेंटेट लिगेंड्स होता है, लेकिन उसमें दोनों डोनर एटम डिफरेंट होते हैं। तो ये अगर आ जाइए तो बाइडेंटेट लिगेंड्स बाय दो डोनर एटम और ऐसा नंबर 2 है, प्लस ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स और ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स दो बार प्रेजेंट है, तो इज इक्वल टू 6। ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब जरा हम अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन कर रहे हैं, सुनिएगा। टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स, एक लिगेंड्स में टोटल कितने डोनर एटम्स हैं वो उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। लिगेंड्स क्या है, तो कॉम्प्लेक्स एस्फीयर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ये सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें यह अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। सेंट्रल एटम क्या है, तो सेंट्रल एटम जो लिगेंड्स से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड होता है या जुड़ा हुआ होता है। अगेन हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। इन 3 एग्जाम्पल को देखिए तो यहाँ ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स है, सिर्फ वाटर ही 6 बार जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। सेकेंड एग्जाम्पल में आ जाइए तो यहाँ भी मात्र वन काइंड ऑफ लिगेंड्स ईएन है जो 3 बार जुड़ा हुआ है, अगेन होमोलेप्टिक। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में आ जाइए तो वाटर एज अ लिगेंड्स और क्लोरीन एज अ लिगेंड्स, मतलब दो काइंड ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है, जिसमें एक 4 बार और एक 2 बार प्रेजेंट है, तो दिस वन इज योर हेटेरोलेप्टिक। मतलब अगर कोई होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोल रहा है तो हमें उसी मोमेंट ये सोचना है कि यहाँ पर मात्र वन काइंड ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है, जबकि अगर हमें हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है तो उसी मोमेंट पर हमें ये सोचना है कि यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा काइंड ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है। मिनिमम 2 होगा, 2 से ज़्यादा काइंड ऑफ लिगेंड्स भी अगर प्रेजेंट हो जाए तो दे आर कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग ज़रा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कैसे हम एक सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो मान लीजिए इस एग्जांपल में हमें Fe जो अंडरलाइंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमने एज्यूम कर दिया इसका ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस वाटर रेडॉक्स में पढ़े हुए का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का रूल। वाटर अभी हमने लिस्ट में बताया है कि ये न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर, तो दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्रेजेंट है। अब यहाँ से ही हम लोग फिर आयरन को अंडरलाइन उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, X प्लस En पढ़े हुएगा न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, तो इंटू 0 नेट 2 यूनिट चार्ज है, तो X बराबर 3 2, मतलब यहाँ पर भी जो हमारा आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्रेजेंट है। अब आ जाइए यहाँ हमें कैलकुलेट करना है, तो एज्यूम कर दिया m X है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड्स, तो 4 इंटू 0 प्लस क्लोरीन पढ़े हुए होइएगा -1 इंटू हमने लिस्ट में भी बताया है एनिमोनिक लिगेंड्स इंटू 2 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0 है बराबर 0, दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू 2। अब ये भी एक कंक्लूजन विड्रॉ नहीं कर लेना है कि इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 2 ही आता है क्या। ये एग्जांपल्स था जिसमें सारे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर 2 आई है। अब हमारा ये एक एग्जांपल है, इसमें हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो आइए देखा जाए। रूल से हम लोग जानते हैं कि एल्कली मेटल्स +1 होते हैं, 2 बार है, तो +1 इंटू 2 आयरन X प्लस वाटर न्यूट्रल लिगेंड्स 2 इंटू 0 ऑक्सिलेट आयन पे 2- चार्ज होता है। पीछे स्ट्रक्चर देखिएगा तो बाइडेंटेट लिगेंड्स में दोनों ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज होते हैं, मतलब -2, और ये मात्र एक बार प्रेजेंट है, तो इंटू 1 क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, 2 बार प्रेजेंट है, इंटू 2 नेट चार्ज 0 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करते हैं तो 2 प्लस X प्लस ये आ जाएंगे 0 और ये हमारा -2 हो गया, -2 इज इक्वल टू 0, -2 + 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू 2। अगेन एक एग्जांपल आ गया जिसमें आयरन हमारा +2 पे है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही आता है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। उस एग्जाम्पल्स देखेंगे वहाँ आपके 2 से अलग भी ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे। आइए हम इस एग्जाम्पल में
कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। अब बड़े एग्जांपल्स देखकर परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल है, फाइंड आउट करते हैं। तो आइए, ई एन न्यूट्रल लिगेंड्स 2 into 0, ई एन न्यूट्रल कोबाल्ट एक्स प्लस, ये पढ़े हुइएगा इसका -1 होता है चार्ज, और ये भी पढ़े हुइएगा -1 होता है चार्ज। तो प्लस -1 प्लस -1 प्लस कोबाल्ट एक्स प्लस ई एन अगेन न्यूट्रल इंटू 0 प्लस सल्फेट -2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x और x 2x, ये वाला 0, -1 -1 -2 -1 -1 -2, और ये हमारा सल्फेट। एक काम करते हैं, इसे वोल्ट वाइज ले लेते हैं, तो ये हमारा आ गया -1 ये हमारा -2 और ये हमारा -4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, मतलब कोबाल्ट यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। हम लोग अब एक नेक्स्ट टर्म को समझ रहे हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? तो जरा समझिएगा। सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रल एटम के अराउंड जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। अगर आप फॉर्मूला देखिए तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हमने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का वो माइनस होता है, और लिगेंड्स जितने इलेक्ट्रॉन टोटल दे रहे होते हैं वो ऐड किया जाता है। इसमें दो बातें आपको याद रखना है। नाइट्रोसिल NO अगर पॉजिटिव लिगेंड्स की तरह यूज हो रहा हो तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और NO अगर न्यूट्रल लिगेंड्स की तरह यूज हो रहा हो तो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। बाद बाकी सारे लिगेंड्स NO प्लस की तरह 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सिर्फ NO 3 इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम EAN कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको दे रहे हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया कि 4FeCN6, इसका EAN हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए फॉर्मूला देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, 26। अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आयरन +2 पे आएगा, तो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर साइनाइड 6 है, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, मतलब 2 × 6 कैलकुलेट हमने किया, ये 36 आ गया। अब ज़रा यहाँ पर एक बात को सुनिएगा, जो सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर है उसके जस्ट आगे वाला अगर ग्रुप 18 का एटॉमिक नंबर EAN आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि EAN रूल सेटिस्फाइड है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे ये 35, 36 अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ये ग्रुप 18 में एटॉमिक नंबर आ रहा होता है, मतलब ये एक नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर EAN रूल सेटिस्फाइड है और ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इन जनरल अगर कार्बोनिल एज अ लिगेंड्स हो तो EAN रूल सेटिस्फाइड होता है। हमने इन जनरल कहा है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स अगर कार्बोनिल कंपाउंड एज अ लिगेंड्स आ रहा होता है तो वो EAN रूल को सेटिस्फाइड करता है। आइए अगले टॉपिक को देखिएगा, तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। क्या होता है चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स? तो ज़रा समझिएगा। एक बाइडेंटेट लिगेंड्स या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स अगर सेंट्रल एटम से जुड़ रहा हो तो ये एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन करता है। अगर एक बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स अगर सेंट्रल एटम से जुड़ रहा हो तो यह एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिया गया है, तो ये हमारा चिलेट रिंग बनता है, और ऐसे लिगेंड्स चिलेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। अगर रिंग की साइज
5 और 6 मेंबर्ड हो तो हम बोलते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर चिलेटिंग लिगेंड्स लगा हुआ हो और हमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अरेंज करनी हो तो यह नंबर ऑफ डोनर एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ EN लगा हुआ है, अगर हम EDTA जोड़ देते तो EDTA में 6 डोनर एटम होता तो EDTA वाला कॉम्प्लेक्स EN वाले कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होगा। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो हमारा होता है वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स वाले से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इट मीन्स अगर आपको कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अरेंज करनी है तो एट फर्स्ट आप देखिएगा कि क्या उसमें चिलेशन प्रोसेस अकर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर चिलेशन प्रोसेस अकर हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी जिनमें चिलेट नहीं बन रहा है उससे ज़्यादा होगा। अब अगर चिलेट बनने वाले एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है तो आप नंबर ऑफ डोनर एटम्स देखिए, जिन चिलेट कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ डोनर एटम्स ज़्यादा होंगे उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, इसे होमवर्क की तरह घर पर यूज़ कीजिएगा। ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें EN फाइंड आउट करना है। आइए अब हम लोग ज़रा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर्स थ्योरी के बारे में जानते हैं। वर्नर्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ग्रेट वर्क है, तो इनके पोस्टुलेट्स को पहले ज़रा हम लोग जानें। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें एज्यूम की थी पहले उसे हम ज़रा बोलते हैं, फिर उस पर एक दो प्रॉब्लम देखेंगे। पहली चीज़ इन्होंने बताया था कि हर एलिमेंट्स के पास दो तरीके की वैलेंसी होती है। एवरी एलिमेंट्स हैज़ अ 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो एक सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है और यह नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वह कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और ये नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड होता है। क्या उन्होंने फर्स्ट चीज़ बताई कि एवरी एलिमेंट्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी को एग्जिबिट करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो हमारा होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम होता है और यह नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो हमारी होती है वह कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और ये या तो नेगेटिव आयन या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड होता है। फिर उन्होंने सेकेंड चीज़ें बताई कि हमारा जो जियोमेट्री है वह जैसे ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, TBP होगा, यह चीज़ें सेकेंडरी वैलेंसी बतलाती है। मतलब जियोमेट्री एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट लिगेंड्स का कहाँ होगा यह सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमिन करता है। प्राइमरी वैलेंसी हमारा किसी भी जियोमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब अगर उसमें जियोमेट्री आ गई तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी एग्जिबिट करते हैं और वो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होने का रीज़न होता है वो उनका सेकेंडरी वैलेंसी होता है। एक हमारा सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला है PtCl4.6NH3 इफ प्रेसिपिटेट है ये, इफ प्रेसिपिटेट 4 मोल AgCl फाइंड प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, जियोमेट्री एंड फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझे जरा। एक बात बताइएगा, ये 4 मोल AgCl प्रेसिपिटेट कर रहा है, मतलब ऑल 4 क्लोरीन जो होंगे वो आयोनाइजेबल पार्ट पे होंगे। तो अब रेस्ट बच गया आपके पास 6 अमोनिया, तो PtNH3(6Cl4), इसी को अगर आप 4 मोल AgNO3 के साथ रिएक्ट कर दोगे तो 4 मोल AgCl प्रेसिपिटेट आउट होगा। अब अगर हम इसकी प्राइमरी वैलेंसी देखें तो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, तो प्राइमरी वैलेंसी 4 है। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करो तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ जाएगा। अब इसकी अगर जियोमेट्री हम फॉर्म करें तो आइए जरा इसकी जियोमेट्री देखिएगा। पहले तो अभी हमने ये बना लिया, अब
अगर इसे आप आयोनाइज कर रहे हो तो ये आयोनाइज होकर आएगा Pt NH3 6 ओवरऑल टू द पावर 4 प्लस 4Cl-। मतलब इसके एक मोल से अगर 100% आयोनाइजेशन हो रहा हो तो 4 और 1 5 मोल आयन फॉर्म हो रहा है। अगर 100% हो रहा हो तो इसके एक मोल से 4 मोल क्लोरीन माइनस का और 1 मोल केटाइन का टोटल 5 मोल आयन आ रहा है। आप इसे 1:4 टाइप इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं। अब अगर हम इसके जियोमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल होता है। तो आइए जरा इसकी ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री फॉर्म करते हैं। ये देखिए ये हमारा ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री बना हुआ है जिसमें जो सॉलिड लाइन है आपका ब्रोकिन लाइन 4 क्लोरीन दिखा रहा है। यह प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी ब्रोकिन लाइन से दिखाई जाती है और ये जो हमारा 6 अमोनिया है जो सॉलिड लाइन से दिखाया जा रहा है ये हमारा सेकेंडरी वैलेंसी है। और यह ऑक्टाहेड्रल एक डेफिनेट जियोमेट्री या एक लिगेंड्स की डेफिनेट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरऑल यही हमारा वर्नर्स है। अब अगले वीडियो में हम आपको वर्नर्स के 1-2 और प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, फिर उसके आगे के टर्म पर बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।